हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सैलरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप इसे। श्री एक्स, अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इज द जनरल मैनेजर ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड। अब ABC कंपनी लिमिटेड का जनरल मैनेजर है, इसका मतलब ये किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, इसे नॉर्मल रूल अप्लाई होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूल्स थोड़े अलग होते हैं, कुछ रूल्स अलग होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम from salaries for the assessment year 22-23। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ श्री एक्स। असेसमेंट ईयर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर 21-22 हो जाएगा। ये असेसमेंट और प्रीवियस ईयर लिखना ज़रूरी है, हेडिंग लिखना ज़रूरी है। सपोज करो मिस्टर एक्स की ऐसा ही कंप्यूटेशन, सैलरी में से मिलने वाला पैसा कितना टैक्सेबल है, ऐसे ही शीट लास्ट आपको 8-10 साल की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस साल की इनकम कौन सी है? तो प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर लिखना ज़रूरी होता है। नाउ ये जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं ये एक फुल सम है, पूरा फुल कंप्लीट सम जो 14 मार्क्स में आता है। अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का है तो अब फुल सम आता है तो उसमें सारे रूल्स एक साथ एप्लीकेबल होंगे। अब सारे में जितने भी रूल्स हैं उसमें से जितने पॉइंट्स इसमें कवर हुए होंगे। अब सबसे पहले है बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ। तो यहां पर हम फर्स्ट लिखेंगे, पहले आप क्वेश्चन समझ लो, लिखना बाद में, मैं आपको लिखने के लिए टाइम भी दूंगा, लिखने के लिए पूरा सम भी दूंगा, पहले समझ लो। बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, सो 20,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे, सो बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है, सो 20,000 इंटू 12 2,40,000 रुपीज़, ये टैक्सेबल इनकम है इसकी। ठीक है, ऐसे सभी देखते जाएंगे हम। सेकेंड इज डियरनेस अलाउंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं DA। डियरनेस अलाउंस को हिंदी या गुजराती में बोलते हैं, गुजराती में बोलेंगे मोंगवारी भत्थो, हिंदी में बोलेंगे महंगवारी। जितनी महंगवारी बढ़ती है उतना ही ये बढ़ता जाता है। सो ये है 2,000 पर मंथ, सो 2,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। अब उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच इज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट पर्पज। हाफ ऑफ विच, उसका हाफ रिटायरमेंट पर्पज की सैलरी में ऐड करना है। तो वो कैसे हो जाएगा, तो वो हम अलग से एक नोट लिख कर रख देंगे कि इसकी बेसिक सैलरी ये रही 2,40,000 और इसका डियरनेस अलाउंस, अब इसका हाफ लेना है, 24,000 का हाफ, क्योंकि इन्होंने हाफ ही ऐड करने के लिए बोला है, तो 24,000 का हाफ, तो ये हो जाएगा 12,000। सो 2,40,000 प्लस 12,000, सो 2,52,000। अब हम इसकी बेसिक सैलरी 2,52,000 समझेंगे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ पर नहीं, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। चलो नाउ आगे करते हैं। थर्ड पॉइंट, हाउस रेंट अलाउंस। अब थर्ड पॉइंट में है हाउस रेंट अलाउंस, तो यहाँ पर HRA शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ नोट 1। अब इसे हाउस रेंट अलाउंस मिला है, कितना मिला है, तो हाउस रेंट अलाउंस है 6,000 पर मंथ। एक्चुअल हाउस रेंट पेड एट अहमदाबाद 6,000 पर मंथ। अब इसे मिला भी 6,000 है और इसने पे भी 6,000 किया है,
लेकिन ऐसा नहीं कि इसे 6000 मिला और इसने 6000 पे कर दिया तो इसे कुछ भी देना नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंस की अलग से कैलकुलेशन होगी। हाउस रेंट अलाउंस, यह है नोट 1। अब हाउस रेंट अलाउंस की अलग से कैलकुलेशन होगी तो हमें हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स देखने होंगे और हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ये पॉइंट करना होगा। सो देखिए, ये रहे हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स, ये मैंने आपको पहले भी समझाए हैं। अब हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स लिखते जाएंगे और सम करते जाएंगे। सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड, सबसे पहले है एक्चुअल रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअल रिसीव्ड। अब एक्चुअल रिसीव्ड कितना है, तो 6000 इंटू 12, सो एक्चुअल रिसीव्ड हुआ 72,000। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा और, अब और के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो एक्चुअल रेंट पेड कितना पे किया है, तो इसने 6000 पर मंथ पे किया है। सो 6000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में ये वाली सैलरी लेंगे 2,52,000। सो 10% ऑफ 2,52,000। So 6 into 12 72,000 माइनस 52,000 का 10% होगा 25,200। तो जो फाइनली जो हमें आउटर कॉलम लिखना होगा, आउटर कॉलम एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर। सो 72,000 माइनस 25,200, that is 46,800। देन और, अब और में रूल्स में क्या था, 40 और 50% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, ये रहा 40% और 50% ऑफ सैलरी, 50% फॉर मेट्रो सिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो अहमदाबाद दिया हुआ था, आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये जो हाउस रेंट मिला है इसे अहमदाबाद में रह रहा है। सो अहमदाबाद मेट्रो सिटी नहीं है। पूरे इंडिया में 4 मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास। मद्रास को चेन्नई भी कहते हैं, ठीक है। सो 40% ऑफ सैलरी लेंगे क्योंकि ये अहमदाबाद है। सो 40% ऑफ सैलरी, ये आपको बुक में दिया होगा, अहमदाबाद है तो ऐसा नहीं कि हम अहमदाबाद में रह रहे हैं तो अहमदाबाद में, बुक में जो दिया है वो करना। सो 2,52,000 का 40% करना है हमें। सो 2,52,000 का 40%, तो ये हो जाएगा 1,00,800। सो नाउ हमने यहाँ क्या लिखा है, और। सो 72,000 और 46,800 और 1,08,000, विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्टेड। तो इन तीनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, तो लोअर वैल्यू है 46,800। तो एग्जम्प्ट वैल्यू हुई 46,800। अब टैक्सेबल कितना हो जाएगा, सो टैक्सेबल इज इक्वल्स टू एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। सो एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ है, सो एक्चुअल रिसीव्ड है 72,000 माइनस एग्जम्प्ट होगा 46,800। सो टैक्सेबल हो जाएगा 72,000 माइनस 46,800, 25,200।
तो ये हमारा नोट 1 था और नोट 1 का जो हमारा आंसर आया 25,200। अब हम ये 25,200 हाउस रेंट अलाउंस के सामने यहाँ पर टैक्सेबल में लिखेंगे 25,200। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसे कंपनी ने रहने के लिए रेंट दिया, उस रेंट में से उसने पे भी किया, बट फिर भी इसकी सैलरी में 25,200 टैक्सेबल आएगा और ये जो भी टोटल होगा अब उस टोटल पर इसे टैक्स देनी होगी। तो ये नोट था हाउस रेंट अलाउंस नोट 1। ये समझ लो कि एक लॉन्ग सम का छोटा सा पार्ट है, लॉन्ग सम का एक वर्किंग नोट है। सो हाउस रेंट अलाउंस हमने लिख दिया 25,200। नाउ हाउस रेंट अलाउंस के बाद दिया हुआ है एजुकेशन अलाउंस, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस मिला है फॉर 2 चिल्ड्रेन 600। अब 600 मिला है तो 600 इंटू 12 करेंगे। सो 600 इंटू 12 7200 मिला है। अब इसका एम्प्लॉयर, इसका बॉस इसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी दे रहा है। कितना? 600 पर मंथ इंटू 12। देखो बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं ना, जनरल मैनेजर, उसमें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, अगर घर नहीं देते तो हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टल का खर्चा मिलता है, प्रोविडेंट फंड देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, इवन एम्प्लॉय घूमने जाए तो घूमने का खर्चा देते हैं, एम्प्लॉय बीमार हो जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा देते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सो उनमें से कौन सी पॉइंट में कितना एग्जम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है हमें वो समझना है यहाँ पर। सो एजुकेशन अलाउंस, तो एजुकेशन अलाउंस में एग्जम्प्ट कितना है? तो एजुकेशन अलाउंस में एग्जम्प्ट में रूल्स मैंने आपको करवाए हैं, एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन अलाउंस जो है उसमें है ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ। ये रहा, ये सारे मैंने पेज आपको पहले लिखवाए हैं, ठीक है। सो एजुकेशन अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड माइनस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। सो ₹100 पर मंथ एग्जम्प्ट है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, यानी एक बच्चे का ₹100 महीने का, तो साल का 1200 हो जाएगा। और ऐसे 2 बच्चे हैं, सो 2400 एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी के पैसे पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो गया, ऐसे नहीं होगा। 7200 एजुकेशन अलाउंस मिला, जिसमें से एग्जम्प्ट 2400 है, बाकी 4800 पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड 500 पर मंथ। और दूसरा, जब ये मैं सम करवा रहा हूं ना आपको, तो आपके पास हमेशा करंट ईयर का न्यू लेटेस्ट बुक होना चाहिए। अगर बुक नहीं है तो ये रूल्स चेंज होते रहते हैं हर साल, ये एवरी ईयर रूल चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर यही सम होगा बट उसका आंसर अलग हो सकता है। सो रूल्स चेंज होते हैं, ध्यान रखना। सो नाउ अब हॉस्टल अलाउंस मिला है। हॉस्टल अलाउंस का मतलब होता है कि एम्प्लॉय का बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए हॉस्टल अलाउंस दिया है। कितना दिया है? तो 500 पर मंथ, 500 पर मंथ इंटू 12, 6000 मिला है। नाउ हॉस्टल अलाउंस के रूल्स क्या हैं? तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट का मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ₹300 पर मंथ और एक ही बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है,
सो इंटू 12, 300 इंटू 12, 3600 एग्जम्प्ट हो जाएगा। नाउ 6000 में से 3600 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2400 टैक्सेबल। अब बच्चे की हॉस्टल के लिए मिले 6000 बट टैक्स देना है 2400 पर। और इसके रूल्स भी मैं आपको दिखा दूं, ये रहे। हॉस्टल अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड -300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। 300 पर मंथ पर चाइल्ड है, यानी साल का 3600 होगा, बट ये अप टू 2 चाइल्ड ही मिलेगा। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट और क्या दिया है इनके एम्प्लॉयर ने, देखते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12.5%। अब एम्प्लॉयर ने 12.5% प्रोविडेंट फंड में दिए हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसे जो फंड दिया जाता है उसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अब एम्प्लॉयर अभी से ही हर महीने, एम्प्लॉय जब बूढ़ा हो जाएगा, 60-62 एज हो जाएगी, रिटायर होगा, तो तब उसका खर्चा कैसे चलेगा? तो तब उसे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलेंगे। आपने सुना होगा कि कोई रिटायर हुआ आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स में, उसे 50 लाख मिले, 25 लाख मिले, तो वो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है। प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों हर महीने जमा करते जाते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड समझ लो पहले। प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहां पर एम्प्लॉय का अकाउंट खुलता है। सपोज करो उस अकाउंट में एम्प्लॉय ने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो ये 100 उसकी सैलरी में से माइनस होकर आएगा। अब 100 एम्प्लॉय अपने देगा और 100 उसका एम्प्लॉयर देगा। टोटल ये पैसा चला जाएगा 200 प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, और ये हर महीने जाएगा। हर महीने जाते जाते जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसे एक साथ पूरा पैसा ब्याज के साथ मिलेगा। तो इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। सपोज करो एक एम्प्लॉय है 22 की एज में जॉब पर लगा और 62 की एज में रिटायर हुआ, तो ये प्रोविडेंट फंड का पैसा 40 साल उसके अकाउंट में जाएगा, और जब वो रिटायर होगा तब उसे पूरा एक साथ मिल जाएगा, ताकि उसका बुढ़ापा जो है वो आसानी से निकल पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि समझो पहले 10 साल, पहले 10 ईयर्स एक ए कंपनी में जॉब किया, तो ए कंपनी भेजेगी, फिर जॉब छोड़ दी, बी कंपनी में गया, फिर 10 साल बाद सी कंपनी में गया, और 10 साल बाद डी कंपनी में गया। तो जब भी किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में आपका जॉब लगता है तो वो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर ले लेते हैं। जब ए कंपनी में था तो ए कंपनी बेचती थी, जब बी में होगा तो बी भेजेगी, सी में है तो सी भेजेगी, डी में है तो डी भेजेगा। तो ये भी एम्प्लॉय के लिए एक बेनिफिट है प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड दिया है। सो देखें प्रोविडेंट फंड। सो एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड दिया है। कितना दिया है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12.5%। सो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो 12.5% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में तो हमें ये लेना है 2,52,000 लेने हैं, तो यहाँ पर 2,52,000 का 12.5% लिखना है। सो 2,52,000 का 12.5%, तो ये जो अमाउंट हो जाएगा
31,500 माइनस एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट कितना होगा? सो 12%, अप टू 12% एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट अप टू 12%, अब 12% एग्जम्प्ट है तो 2,52,000 का 12% करेंगे तो ये हो जाएगा 30,240 माइनस 31,500, सो 1,260। अब देखिए मिला 31,500, बट टैक्स कितने पे देना है? सिर्फ 1260 पर। अब इसका रूल मैं आपको दिखा दूं कि 12% का रूल कहाँ है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आइए देख लेते हैं, मैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का रूल आपको दिखा दूं। इसमें क्या होगा कि आपको ये रूल्स एक बार गो थ्रू करना होगा। एक बार आप सम करना स्टार्ट करोगे ना तो सारे रूल्स आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे एक साथ याद करने बैठोगे तो बहुत बड़े लगेंगे, एक साथ याद किया तो बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जब आप सम करने बैठोगे तो एक एक करके हो जाएगा। सो ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है ये अप टू 12% एग्जम्प्ट है। अगर आपको रूल्स में देखिए, मुझे आप लिख लीजिए कहीं पर भी रूल्स में, एम्प्लॉयर्स contribution to provident fund is exempt up to 12% of salary। ये रूल्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। सो नाउ अब हम आगे देखते हैं। 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट था। नाउ नेक्स्ट देखें क्या है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द बैलेंस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट 10% रुपीज 50,000। नाउ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 50,000। अब इसमें से भी एग्जेम्प्ट है। अब ये कौन सा इंटरेस्ट है? तो ये है कि जो इसका पैसा प्रोविडेंट फंड में गया है उस फंड में से कितना अमाउंट एग्जम्प्ट है। तो उस फंड में से 50,000 में से अप टू 9.5, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अप टू 9.5% एग्जम्प्ट है। अब ये अप टू 9.5 कैसे निकालेंगे? तो 50,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9.5 से और डिवाइड करना है 10 से। यही हम यहाँ पर भी कर सकते थे। जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था अगर उसमें हमें ये करना होता तो हम करेंगे 31,500 इंटू 12/12.5। तो यहाँ पर हम करेंगे अप टू 9.5 है तो 9.5 डिवाइड बाई 10। ये 10 कहाँ से आया? ये यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये रहा 10%। सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 9.5 तो आंसर होगा 47,500 और माइनस करेंगे 50,000 में से तो 2,500। ये हो जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। नाउ स्टूडेंट्स बीच में एक पॉइंट रह गया, 5th नंबर पॉइंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? तो एम्प्लॉय अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाता है तो उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को का जो खर्चा है वो उसे एम्प्लॉयर दे रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं उसे। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना दिया है? सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है 2,400 पर मंथ।
सो 2400 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो ये इसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला होगा 2400 इंटू 12 28,800। सो अब देखिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ इसे मिली हैं। अब टोटल ये इसकी इनकम हो गई, इसे कहते हैं इनकम, सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम इसका टोटल करेंगे तो 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 25,200 प्लस 4,800 प्लस 2,400 प्लस 1,260 प्लस 2,500 एंड प्लस 28,800। तो इसका जो टोटल सैलरी आए इसे हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं 3,28,960। तो यहाँ पर मैं टोटल लिख रहा हूँ 3,28,960 ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से माइनस होते हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस। स्पेसिफिक डिडक्शंस का मतलब होता है कि हर एम्प्लॉय को सैलरी में से ये डिडक्शंस तो मिलते ही हैं। अब ये कौन से होते हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस? तो ये रहा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और सैलरी विच एवर इज लोअर। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो ये हर एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है, यानी उस पर टैक्स नहीं देना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स, अगर इस एम्प्लॉय ने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो वो उसे डिडक्शन में मिलता है। सो प्रोफेशनल टैक्स कितना है? तो वो है 200 पर मंथ। सो 200 पर मंथ इंटू 12, सो ये हो जाएगा 2,400। सो 50,000 प्लस 2,400, तो ये हो जाएंगे 52,400 डिडक्शंस मिलेंगे। अब 3,28,960 में से 52,400 पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो ये अमाउंट हो जाएगा 2,76,560। इसे हम कहेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा होगा ग्रॉस सैलरी 3,28,960 एंड 2,76,560 नेट टैक्सेबल सैलरी। तो यहाँ पर हमें लिखना है टैक्सेबल सैलरी। तो स्टूडेंट्स एक एम्प्लॉय को अगर एक अच्छी कंपनी है तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और इन सभी बेनिफिट्स को वो एंजॉय करते हैं। अब देखिए एजुकेशन अलाउंस मिला 7,200, बट टैक्स किस पे देना है? 4,800 पर। इतना करने के बाद भी टोटल इनकम कितनी हुई है? 2,76,560। अब हम इस पे टैक्स स्लैब अप्लाई करेंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर देखा है तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में सारे स्लैब करवाए हैं। तो 2,76,560 पर वैसे ही कोई टैक्स नहीं है इंडिया में, 5 लाख रुपीज़ तक टैक्स नहीं है। तो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट, ये एक पूरा सम 14 मार्क्स का आएगा। सो अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए। पहले फर्स्ट पेज दे रहा हूं मैं आपको, नाउ ये सेकंड पेज दे रहा हूं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग सम। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।